ब्राह्मण ससुराल में मुस्लिम बहू का नॉन वेजिटेरियन खाना। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जो हमने किया है वो सही नहीं है? पता नहीं तुम्हारे माता पिता हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो मुझे बहू के रूप में स्वीकारेंगे या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ और मेरे पिता दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वे दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विक्रम और जरीन ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। जरीन एक मुस्लिम लड़की थी और विक्रम एक ब्राह्मण का बेटा था। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो एक दूसरे से अब और जुदा नहीं रह पाए। वहीं जरीन के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। जैसे ही विक्रम जरीन को अपने साथ अपने घर लेकर आता है, उसकी माँ और उसके पिता जरीन को काले बुरखे के लिबास में देखकर हैरान रह जाते हैं। बेटा, ये लड़की कौन है जिसे तू अपने साथ घर पर लेकर आया है? पिताजी, ये लड़की मेरी पत्नी है। आज ही हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की है। मनोहर ये सुनते ही अपने बेटे विक्रम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है और कहता है, ब्राह्मण का बेटा होकर तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पता था यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले ही अपने बाहर रहने का इंतजाम कर लिया था। मैं बस यहाँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। अब जब आप लोगों को मेरी पत्नी से इतनी ही परेशानी है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। बेटे को जाते हुए देख मनोहर और उसकी पत्नी कौशल्या के मन में दया आ जाती है और वो उसे जाने से रोक लेते हैं। बेटा, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू चला गया तो तेरे बूढ़े माता पिता का क्या होगा? तभी विक्रम की बहन कहती है, भैया, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अरे अभी तो आपको मेरी शादी भी करनी है, कम से कम एक बार मेरे बारे में तो सोचते। आपने बिना सोचे समझे ही घर से जाने का सोच लिया। अपनी बहन के ऐसे शब्दों को सुनकर वो अपनी बहन को गले से लगाता है और कहता है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी गुड़िया, लेकिन मैं क्या करूं? प्यार के आगे हर कोई मजबूर हो जाता है। और तू चिंता मत कर, तेरी शादी तो मैं ही करूंगा और बहुत ही धूमधाम से करूंगा। विक्रम के कहने पर उसका परिवार उसकी मुस्लिम पत्नी को स्वीकार लेता है, जिसके बाद सब लोग जरीन को बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। कौशल्या उससे कहती है, चलो बहू, आ जाओ, घर के अंदर आओ। अब इसे अपना ही घर समझो। ये वाला कमरा तुम्हारा है। चलो थोड़ी देर तुम आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करेंगे। जरीन बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आखिरकार ससुराल वाले उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसकी सास भी उसे बहुत अच्छे से बात करती है। जिसके बाद जरीन तैयार होकर सभी के पास आ जाती है। बहू, ये हमारे घर की रसोई है, इसमें तुम अपनी पसंद का जो मर्जी बना सकती हो। जरीन रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। वो सभी के लिए सबसे पहले मीठा बना रही होती है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर एक मुर्गी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर जरीन बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मुर्गी को मैं तंदूरी मुर्गी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाऊंगी, उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आज जब सब मेरे हाथ का खाएंगे तो चटकारे मारते ही रह जाएंगे। जरीन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके ससुराल वाले ब्राह्मण हैं और उन्हें मीट मांस से बहुत ज्यादा परहेज होता है। वो सबके लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो सभी को बुलाती है। मैंने आप सभी के लिए अपनी पसंद की सारी चीज बनाई है। मुझे मालूम है कि आप सभी को ये सब बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। चलिए खाना शुरू कीजिए। खाने की टेबल पर जैसे ही कौशल्या तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई और बाकी की चीज देखती है तो वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, बहू तूने ये क्या किया? तूने तो बिल्कुल अनर्थ ही कर दिया। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम सब ब्राह्मण लोग हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तूने तो हमारे पूरे घर को अखंडित कर दिया है। जरीन के मन में तारीफ सुनने का था, लेकिन उसे तो सीधे सीधे ताने दिए जा रहे थे। अपनी सास की डांट फटकार सुनकर वो हैरान रह जाती है। लेकिन अम्मी जान, विक्रम जी तो। तभी विक्रम बीच में बोल पड़ता है। विक्रम जी तो क्या? अरे मैंने थोड़ी कहा था कि तुम यहाँ पर चिकन बना दो। अरे माँ, आपको तो पता ही होगा कि मुस्लिम लोग चिकन वगैरह खाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपसे जरीन चिकन खाना छोड़ देगी, ये मेरा आपसे वादा है। विक्रम ऐसा कहने के बाद जरीन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, तुम ये क्या करने वाली थी? अरे तुम्हें पता है, अगर मेरे माता पिता को ये पता चल जाता कि मैंने भी तुम्हारे साथ चिकन खाया है तो वो मुझे घर से क्या अपनी जिंदगी से बेदखल कर देते। आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ। विक्रम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मुझे चिकन कितना पसंद है। अब तुम ही बताओ, तुमने कह तो दिया कि मैं चिकन छोड़ दूंगी, लेकिन मुझसे चिकन नहीं छूटेगा। मुझे चिकन बहुत पसंद है।
और मैं चिकन तो खाऊंगी ही। अरे मेरी माताश्री, मैं कब कह रहा हूँ कि चिकन छोड़ दो, मैं खुद तुम्हें बाहर से खिला कर ले आया करूंगा, लेकिन तुम्हें घर में चिकन का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। जरीन विक्रम की बात मान लेती है, जिसके बाद वो अपने चिकन खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल करती है, और जब उसका बहुत ज्यादा मन किया करता तो विक्रम उसे बाहर से चिकन खिला कर ले आया करता था। लेकिन उसके मुंह से चिकन की बदबू की वजह से कई बार कौशल्या को उस पर शक भी होने लगता है, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन रात के समय जरीन को चिकन खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। हाय अल्लाह, मेरा तो चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर मुझे चिकन नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। अब मैं क्या करूं? विक्रम भी सो गए हैं। जरीन स्विगी से चिकन ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद कुछ देर में ऑर्डर आ जाता है और वो दरवाजे से अपना चिकन का ऑर्डर लेकर अपने कमरे में आराम से बैठकर खाने लगती है। अब जरीन को इसकी आदत पड़ जाती है, और जब भी उसे रात में चिकन खाने का मन करता तो वो बाहर से ऑर्डर करके घर पर ही मंगवा लेती और डिब्बे को डस्टबिन में डाल देती। एक दिन कौशल्या को घर में चिकन के डिब्बे का रैपर मिल जाता है। हे मेरे भगवान, ये सब किसकी हरकतें हैं? हो ना हो ये बहू के काम ही हो सकते हैं। इसका मतलब वो घर पर चिकन मंगवा कर खाती है। अब मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। एक दिन कौशल्या अपनी बहू के ऊपर बहुत ध्यान रखती है। रात को जैसे ही जरीन चिकन लेने दरवाजे पर पहुंचती है, कौशल्या उसे वहीं पकड़ लेती है, जिसके बाद वो जोर से हाथ मारकर सारा चिकन जमीन पर गिरा देती है और जरीन से कहती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक ब्राह्मण के घर में होकर चिकन खाना? अरे कम से कम हमारे धर्म के बारे में थोड़ा तो सोच लेती तो क्या हो जाता। पूरा घर तुमने अशुद्ध कर दिया। जरीन हमेशा अपने पति के चलते चुप रहा करती थी, लेकिन उस दिन वो अपनी सास से कहती है, जिसके चलते जरीन की आवाज सुनते ही घर के सभी सदस्य वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अरे आप लोग ब्राह्मण हो तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के रहने के तौर तरीके को नजरअंदाज कर दोगे। मैं आपके हर एक तौर तरीके को समझती हूँ, आपके साथ पूजा पाठ भी करती हूँ, आप जो कहते हैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, मेरा भी कुछ मन है। अगर आप मेरे बारे में नहीं सोचोगे तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? जरीन की बातें कौशल्या और मनोहर और सुप्रिया को सही लगती हैं, जिसके चलते वो सभी मिलकर एक फैसला लेते हैं। सही कहा बहू तुमने, हम अपने तौर तरीकों के चलते हैं तुम्हारे मन को मार नहीं सकते, इसलिए अब से जब तुम्हारा चिकन खाने का मन हो तब तुम खा सकती हो, लेकिन उसके लिए हम तुम्हारी रसोई अलग कर देंगे, वहीं तुम खाना और वहीं बनाना। ये सुनकर जरीन और विक्रम दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब घर में 2 रसोई होती हैं। जब भी जरीन का चिकन खाने का मन करता तो वो अपने लिए खुद चिकन जाकर बना लेती और वही खाकर अपने बर्तन भी धो देती, जिसके चलते जरीन अब अपने ब्राह्मण ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। रात का समय हरिया के घर के बाहर उसकी बेटी जानवी की शादी की बारात आती है। तभी दुल्हा राकेश सबके सामने ये शादी करने से मना कर देता है। राकेश, तुम शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो? देखो पूरी बारात हमारे साथ है। पिताजी, मुझे उस काली लड़की जानवी से शादी नहीं करनी, चलिए यहाँ से। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। तभी जानवी का पिता हरिया राकेश के कदमों में गिर जाता है। ऐसा मत कहो राकेश बेटा, मेरे दरवाजे पर बारात लाकर मेरी बेटी से शादी के लिए मना मत करो। मेरी बेटी जानवी मर जाएगी। मेरी बेटी से शादी कर लो राकेश बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। राकेश वहाँ से चला जाता है। कुलदीप भाई, आपके बेटे को रोकिए ना, मेरी बेटी मर जाएगी। ऐसे शादी किए बिना आप बारात वापस मत ले जाइए। मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? कुलदीप भी वहाँ से चला जाता है। बारात शादी होने से पहले ही गरीब हरिया के दरवाजे से लौट चुकी थी। हरिया बेचारा खूब रोने लगता है। राकेश कुलदीप पड़ोस के गांव में रहते हैं। जानवी बहुत काली सांवली थी। हरिया के परिवार में केवल उसकी बेटी जानवी ही थी। तभी वहाँ गांव का मुखिया बलराम आता है। मालिक, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? गांव वालों, पड़ोस के गांव के राकेश ने अपने गांव की बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। आज के बाद कोई भी पड़ोस के गांव से कोई संबंध नहीं रखेगा। अब कौन करेगा हरिया की बेटी से शादी? तभी हरिया का बचपन का दोस्त दर्पण हरिया से कहता है, रो मत हरिया, मैं अपने बेटे रमेश की शादी तेरी बेटी जानवी से करवा दूंगा। रमेश, चलो जानवी से शादी करो। जी पिताजी। ये सुनकर हरिया दर्पण के कदमों में गिर जाता है। उसके बाद उसी समय जानवी की शादी रमेश से हो जाती है और जानवी अपने गरीब पिता को छोड़कर
बलराम के बड़े से घर में उसकी बहू बनकर चली आती है। दर्पण के परिवार में उसकी पत्नी साक्षी, बड़ा बेटा बहू अजीत, पायल और बेटी कविता थी। ये क्या किया आपने? इस काली कलूटी गरीब की शादी अपने पढ़े लिखे खूबसूरत बेटे रमेश से करवा दी। दिमाग तो नहीं घूम गया ना आपका? साक्षी, जानवी मेरे बचपन के दोस्त हरिया की बेटी है और अब वो इस घर की बहू है और ये बात तुम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। रमेश, जानवी बहू को अपने कमरे में ले जा। रमेश जानवी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। रमेश एक पढ़ा लिखा लड़का था। माँ, ये पिताजी को क्या हो गया? ये किस लड़की से इन्होंने रमेश की शादी करवा दी? अब सब लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े घर की बहू ऐसी काली सांवली गरीब लड़की बन गई। इधर रमेश जानवी अपने कमरे में थे। जानवी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर सारे गांव वालों के बीच और अपने पिताजी की इज्जत की खातिर मैंने कुछ नहीं कहा। भले ही हमारी अब शादी हो चुकी है, पर मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा, पर पति का प्यार मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। इतना कहकर रमेश सो जाता है। रमेश जी, मुझे आपकी इन बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। आपने पूरे गांव के सामने मेरे पिता के इज्जत का मान रखते हुए मुझसे शादी की। इसी एहसान के बदले मैं जीवन भर आपकी गुलाम बनकर आपकी हर बात का पालन करूंगी। जानवी बहुत भोली थी। अगले दिन सवेरे रमेश घर से बाहर चला जाता है। तभी जानवी अपने कमरे से बाहर आती है। पायल बहू, कभी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे अपने घर में ऐसी गरीब बदसूरत लड़की की शक्ल भी देखनी पड़ेगी। क्या करी माँ जी? अरे माँ जी, हमें सालों से एक नौकर की तलाश थी ना। अब तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये काली कलोटी आ गई है ना हमारे घर में नौकरानी बनकर। ये बातें सुनकर जानवी की आंखें नम हो जाती हैं। अरे सुनो ए कल्लू कलोटी, चल जाकर हमारे लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। पायल बहू, कविता बिटिया, आज से तुम दोनों इस घर के कोई काम नहीं करोगे। आज से घर के सारे काम ये काली कलूटी जानवी करेगी। बड़ा शौक है ना इसे अमीर घर के लड़के से शादी करने का। चल जा रसोई में। जानवी रसोई में आती है और सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़े समय बाद जानवी घर की सफाई कर रही थी। तभी जानवी के हाथ से कांच का एक लैंप नीचे गिरकर टूट जाता है। काली कलूटी, ये क्या किया तूने? इतना महंगा लैंप तोड़ दिया तूने। रुक तू। तभी साक्षी गुस्से में आकर जानवी को लकड़ी से पीटने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती से हुआ है माँ जी। काली कलूटी, तेरे बाप के घर से लाई थी क्या लैंप? आज तो तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी। हाँ माँ जी, मारिए इसे और मारिए। साक्षी, पायल, कविता, ये तीनों मिलकर गरीब जानवी को काफी समय तक बेरहमी से मारती जाते हैं। जानवी दर्द के मारे रोने लगती है। थोड़े समय बाद जानवी पूरे घर में नौकर की तरह काम करने लगती है। रात का समय, जानवी के शरीर पर घाव देखकर, जानवी, ये क्या हुआ? तुम्हारे शरीर पर ऐसे निशान? कुछ नहीं जी, वो ऐसे ही। बहुत दर्द हो रहा होगा ना जानवी? रुको, मैं तुम्हें मलहम लगा देता हूँ। तभी रमेश अपने हाथों से जानवी के घाव पर मलहम लगाता है। रमेश जी कितने अच्छे हैं, वो मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। उसके बाद अगले दिन से जानवी के ससुराल वाले रोज जानवी पर इसी तरह से जुल्म करने लगे। वो जानवी से ही घर का सारा काम करवाने लगे और हमेशा उसका अपमान करने लगे, उसे मारने लगे। पर जानवी बेचारी इतनी भोली भाली थी कि वो किसी को उफ तक नहीं कहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रमेश एक रिया नाम की गोरी खूबसूरत लड़की के साथ गांव के पार्क में बैठा था। रमेश, आपको मुझसे अभी इसी समय शादी करनी होगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कब तक इंतजार करूँ? तुम जानती हो ना रिया, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। हाँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे आपसे अभी शादी करनी है। रिया रमेश से बहुत प्यार करती है और रमेश भी रिया से बहुत प्यार करता था। तभी रमेश रिया से उसी समय कोर्ट में जाकर शादी कर लेता है और रिया को लेकर अपने घर चला आता है। रमेश, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी दूसरी पत्नी रिया है। मैं और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए हमने शादी कर ली। ये सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। वाह बेटा रमेश, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। तेरे इस फैसले से हम बहुत खुश हैं। उसके बाद सब रिया को खुशी खुशी अपना लेते हैं। रात का समय,
जानवी अपने कमरे में आती है। तभी रिया उसे रोक देती है। कहाँ घुसीट चली आ रही है काली कलोटी? अपने पति के कमरे में जा रही हूँ। रमेश तुम्हारा पति था, अब वो मेरा पति है। अब रमेश के साथ इस कमरे में मैं सोऊंगी, तू रसोई में जाकर सो। रिया रमेश के सामने ही जानवी को वहां से भगा देती है। जानवी बेचारी रसोई में आकर सो जाती है। इसी तरह कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। जानवी उस घर में नौकरानी बनकर अपना जीवन बिताने लगी। अपने सौतन के आने के बाद भी जानवी ने रमेश को उफ तक नहीं कहा था। एक दिन साक्षी रिया से कहती है, रिया बहू, जब मेरे लिए अपने हाथों से चाय बना दे। उस काली कलोटी के हाथ की खराब चाय पी पी कर परेशान हो चुकी हूँ मैं। ओह हेलो माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, समझी ना? चाय पीना है ना तो खुद ही बना लो जाकर। रिया का ऐसा रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं। भाभी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? जाइए माँ के लिए चाय बना कर ले आइए। ओए छिपकली, अपना मुंह बंद कर और अपने काम से काम रख, समझी ना? रिया, तुम इस घर की बहू हो, ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? बहू? कोई नौकरानी नहीं। तुम सब उस जानवी को डरा धमका सकते हो। मेरे साथ ऐसी हरकत करने की सोचना भी मत, वरना एक एक को रास्ते पर ला दूंगी मैं। इतना कहकर रिया घर से बाहर चली जाती है। बाप रे, ये तो बड़ी टेढ़ी मिर्ची लगती है। उसके बाद सब रिया से डरने लगे। एक दिन रात में रिया रमेश के घर का सारा पैसा, जेवर, सब कुछ एक बैग में भरकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन रमेश को रिया की चिट्ठी मिलती है। उसे पढ़कर रमेश दंग रह जाता है और सबको वो चिट्ठी बताता है। अरे बाप रे, वो रिया ऐसी निकलेगी? वो किसी और लड़के से प्यार करती थी? माँ, मैं रिया से इतना प्यार करता था। मैंने उसकी हर खुशी पूरी की, उसके हर सपने पूरे किए, और वो मुझे धोखा देकर किसी और लड़के के साथ भाग गई। मैं समझ रहा था कि रिया मुझसे सच्चा प्यार करती है, इसने मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। रमेश बहुत रोने लगता है। जी आप रोइए मत, वो रिया आपके प्यार के लायक नहीं है। इतना प्यार देने के बाद भी उसने मुझे धोखा दिया। मुझे माफ कर दो जानवी, आज से तुम ही मेरी सच्ची पत्नी हो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, एक पति बनकर तुम्हें खूब प्यार करूंगा। हाँ जानवी बहू, हम काली और कोरी रंग के भेदभाव में तुम्हारी अच्छाई को भूल चुके थे। हमें माफ कर दे जानवी बहू, आज से तू ही हमारी सच्ची बहू है। उसके बाद जानवी सही मायनों में उस घर की बहू बन गई और सब जानवी को खूब प्यार देने लगे।